नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम कवर करने वाले हैं संविधान संशोधन अधिनियमों को। इसमें हम प्रथम संशोधन अधिनियम से लेकर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम तक के पूरी लिस्ट को करेंगे, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसमें पूरे 106 तो नहीं हैं, लेकिन इसमें जितने भी 35-40 इम्पोर्टेंट संशोधन अधिनियम जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कि कोई भी बंद एग्जाम हो, जहाँ भी संविधान से जुड़े हुए तथ्यों को पूछा जाता है, वहाँ संविधान संशोधन से जुड़े हुए ज़रूर कोई न कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, तो आप प्रयास करिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट आपसे छूटे ना और परीक्षा में अगर पूछा जाए तो 100% बन जाए। तो आज अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर जो हमारा सक्सेस गुरुकुल का चैनल है, यहाँ हम प्रतिदिन कोई न कोई बहुत ही आईएमपी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होती रहेगी। इसे सब्सक्राइब कर लें और आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला संशोधन अधिनियम पारित होता है, वो होता है 1951 में, जो कि इसी में इस संशोधन से जो सबसे इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई फैक्ट है, वो है कि इसी के पहले संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। साथ ही इसमें राज्य को क्या है, सामाजिक एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो वो था प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, जिसमें क्या किया गया, सामाजिक एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का भी अधिकार दिया गया था। और इस 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ कुछ और भी फैक्ट है, जैसे 9वीं अनुसूची में 29वें संशोधन अधिनियम 1972 में भूमि सुधार पर 2 केरल अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। साथ ही जो 34वां संशोधन अधिनियम 1974 का हुआ, उसमें विभिन्न राज्यों के 20 से अधिक भूमि स्वामित्व एवं भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो मुख्य रूप से जो 9वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, भूमि सुधार से संबंधित अधिनियमों को इंक्लूड किया गया है। तो ये था 1951 का अधिनियम, जो कि प्रथम संशोधन अधिनियम है। आते हैं अगले संशोधन अधिनियम में। अगला संशोधन अधिनियम है 1952 में दूसरा संशोधन अधिनियम। जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, वो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को पुनः समायोजित किया गया और कहा गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो दूसरा संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को पुनः समायोजित करने के लिए है, जिसमें क्या कहा गया है कि एक सदस्य जो है 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये हो जाता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। तो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में पारित होता है, जिसमें प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। इसमें क्या किया गया कि जो उच्च न्यायालय थे, इनके कार्यक्षेत्रों को विस्तारित किया गया कि अगर एक उच्च न्यायालय है, तो वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। और इसी संशोधन अधिनियम 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ही एबीसीडी जो राज्यों का वो डिवाइड थे, एबीसीडी ग्रुप में बँटे हुए थे, उनको सबको एक करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसमें, 7वें संशोधन अधिनियम में। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं 7वें संशोधन अधिनियम को, कि इसमें उच्च न्यायालय को जो क्षेत्र था उनको विस्तार किया गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। साथ में इसमें कहा गया कि जो एबीसीडी राज्य वर्ग में बटे हुए थे, उनको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ओर। नेक्स्ट है 9वां संशोधन अधिनियम 1960 का। 1960 में क्या होता है, 9वां संशोधन अधिनियम होता है, जिसमें क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन भारत-पाक समझौता 1958। क्या होता है, भारत-पाक के बीच 1958 में एक समझौता होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ क्षेत्र जो होता है, वो भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को सौंपना होता है। वो क्षेत्र था एक वेस्ट बंगाल में स्थित एक बेरुवाड़ी। जो बेरुवाड़ी वहाँ का एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का, उसे उस भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया, जिसके लिए ये क्या है, 9वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 10वां संशोधन अधिनियम 1961।
तो 1961 में 10वां संशोधन अधिनियम पारित होता है, जिसमें क्या कहा किया गया कि दादर नगर और हवेली जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो दादर नागर हवेली को किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो वो था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10वां संशोधन अधिनियम। 10 से 10वां और 10 से दादर नगर हवेली, ये था 10वां संशोधन अधिनियम। तो अगला संशोधन है 12वां संशोधन अधिनियम 1962 में, जिसमें क्या किया गया कि गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 10वां संशोधन अधिनियम हमने अभी पढ़ा था, जिसमें क्या किया गया था, दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ के रूप में शामिल किया गया था 10वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब 12वें संशोधन अधिनियम के तहत गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब आता है नेक्स्ट 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। ये 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 का आता है, जिसमें नागालैंड का गठन किया गया और इसी के तहत उसे क्या किया गया, अनुच्छेद 370 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा दिया गया, जिसमें किसको, नागालैंड को, किस अनुच्छेद के तहत 371 ए जो है, इसके तहत नागालैंड को दिया गया। 371 अनुच्छेद ऐसा है जिसमें कि कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। उसमें जो 371 ए है उसके अंतर्गत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और ये किसमें किया गया, 13वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। आते हैं अगली स्लाइड में 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में। 14वां संशोधन अधिनियम के तहत पांडिचेरी को क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पांडिचेरी को 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के तहत भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। नेक्स्ट आया है पॉइंट, इसमें यह था हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पांडुचेरी संघ शासित प्रदेशों को विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। तो 14वें संशोधन अधिनियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, साथ में क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, दमन और दीव पांडुचेरी संघ शासित प्रदेशों में क्या किया गया, विधानमंडल और वहां मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। आता है अगला संविधान संशोधन अधिनियम 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। इसमें क्या होता है, चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार दिया गया। तो इसमें क्या है, उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए किसमें, 19वें संशोधन अधिनियम 1966 के तहत, जिसमें क्या किया गया कि चुनाव न्यायाधिकरणों की जो प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया, उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार दिया गया। आते हैं अगले अधिनियम में। अगला अधिनियम है 21वां संशोधन अधिनियम 1967। ये काफी इंपॉर्टेंट, हर कभी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, 21वां संशोधन अधिनियम 1967 का, जिसमें क्या किया गया है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या है, शामिल किया जा रहा है। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया, वो था 21वां संशोधन अधिनियम 1967 का। नेक्स्ट आता है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। इसमें यह कहा दिया गया कि जो राष्ट्रपति होंगे, जो भी संसद के द्वारा पारित विधेयक होंगे, उनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या होगी, अनिवार्य होगी। जो भी संविधान संशोधन विधेयक होंगे उनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होगी। ये किसमें कहा गया है, 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। नेक्स्ट आता है 25वां संशोधन अधिनियम 1971। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पारित किया गया, जिसमें क्या किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया किस संशोधन अधिनियम के तहत, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। नेक्स्ट आता है 26वां संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें क्या किया गया, रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो जो पहले के राजा रजवाड़े होते थे, उनको क्या किया गया था, कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, जिनको क्या किया गया, 26वां संशोधन अधिनियम 1971 का होता है, जिसके तहत उनके उन विशेषाधिकारों को क्या कर दिया जाता है, हनन कर लिया जाता है। उनको जो सैलरी दी जाती थी सरकार की तरफ से, उसे समाप्त कर दिया जाता है। ये किया था इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में। नेक्स्ट था
31 संशोधन अधिनियम 1972, 31वां संशोधन अधिनियम 1972 में होता है, जिसमें क्या किया गया, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। लोकसभा की सीटों की बढ़ोतरी किस संशोधन अधिनियम के तहत की गई, तो वो था 31वां संशोधन अधिनियम 1972, जिसमें 525 जो लोकसभा की सीटें थी उनको बढ़ाकर 545 तक कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड में, 35वां संशोधन अधिनियम और 36वां संशोधन अधिनियम दोनों एक ही मुद्दे से जुड़े हुए हैं। 35वां संशोधन अधिनियम जो है वो सिक्किम राज्य को एक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसमें सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि 36वें संशोधन अधिनियम के 1975 के तहत क्या किया गया, सिक्किम को ही भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो सहयोगी राज्य किस अधिनियम के तहत बनाया गया, 35वें में, और जो 36वां आया संशोधन अधिनियम उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया किसे, सिक्किम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन अधिनियम है जिसको आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 40वां संशोधन अधिनियम 1976। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में पारित होता है, जिसमें क्या है, संसद को समय समय पर भारत के प्रादेशिक, जल, महाद्वीपीय, सेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो संसद थी उसे ही क्या है, प्रादेशिक जल सीमा है, महाद्वीपीय शेल्फ है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्रों की सीमा है, जिनका सीमाओं का निर्धारण करने का अधिकार किसे दे दिया गया, संसद को दिया गया। नेक्स्ट आता है 42nd संशोधन अमेंडमेंट। ये है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि 42वें संशोधन अधिनियम में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया है, इसीलिए इसको तो लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वां संविधान संशोधन क्या है, अब तक के जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें सबसे व्यापक है। इससे जुड़े हुए लगभग 15-20 पॉइंट हैं, जिनको हमने मेन पॉइंटों को शामिल किया गया है, उनको हम अगले आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पहला संशोधन इसमें तो ये किया गया, मुख्य प्रावधान कि जो भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है, उसमें 3 नए शब्दों को इंक्लूड किया गया, जिसको परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। एक तो शब्द था समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, 3 नए शब्दों को किसमें जोड़ा गया है, प्रस्तावना में। ये जोड़ा गया 42वें संशोधन अधिनियम के तहत। और नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट ये किया गया कि नागरिकों के लिए एक भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जा रहा है। 10 मौलिक कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है, जो कि किस संविधान के किस भाग में शामिल हुए, संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आए। 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर सिफारिश पर इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा जा रहा है। और उस समय क्या है, आपातकाल चल रहा है, जिसमें कि इंदिरा गांधी देश का नेतृत्व कर रही हैं। और एक मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह किया गया कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो होंगे वो कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह कहा गया कि प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था को जोड़ा गया था। 14 का के अंतर्गत क्या है, प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरण बनाने की व्यवस्था इसमें की गई। नेक्स्ट इस पॉइंट इसमें आता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चय कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये हुआ कि संवैधानिक संशोधन की न्यायिक जांच से बाहर किया गया, कि अगर कोई भी संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन किया जाता है, उसको क्या है, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसकी कोई न्यायिक जांच नहीं होगी। नेक्स्ट आता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये जोड़ा गया कि न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती की गई। जैसे कि इस 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ सकारात्मक प्रावधानों को जोड़ा गया, तो साथ ही कुछ नकारात्मक प्रावधानों को भी इनमें शामिल किया गया, जैसे कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की जो शक्ति थी उनमें कमी कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह था कि लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई। जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता था विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
फिर जब अगला इस 42वें के बाद एक महत्वपूर्ण संशोधन होगा जब सरकार बदलेगी, मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 44वां संविधान संशोधन होगा जिसमें इनके प्रावधानों को क्या हुआ, कई प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा, जिनमें से इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया जाएगा। जो 6 वर्ष का कार्यकाल किया गया उसे वापस से 5 वर्ष कर दिया जाएगा। उसको हम पढ़ेंगे 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह रहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो मतलब कि नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है, उसके तहत अगर कोई विधि बनाई जाती है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसको न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट था, संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो संसद है वो राष्ट्र विरोधी अगर कोई कार्यकलाप हो रहा है उस संबंध में कोई विधि या कानून का निर्माण कर सकती है, उसे शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां भले ही मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत डीपीएसपी में कुछ और तत्व जोड़े गए। डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कुल 4-5 प्रावधान मुख्य रूप से जोड़े गए। एक तो आर्टिकल 39 में जोड़ा गया कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान ये जोड़ा गया कि सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना एक इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 ए में जोड़ा गया। और नेक्स्ट पॉइंट जोड़ा गया इसमें कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये जोड़ा गया 43 ए में। और अगला एक प्रावधान और जोड़ा गया, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों तथा वन्य जीव की रक्षा करने के लिए 48 ए अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो इनको हमने जब पढ़ाया था डीपीएसपी, उसमें इन सभी प्रावधानों की हमने चर्चा भी की थी। तो उससे भी आप अगर वीडियो देख लेंगे डीपीएसपी का, तो उसमें आप पूरे इन प्रावधानों को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कुल कितने 4 तत्व जोड़े जाते हैं। पहला तो बच्चों के स्वस्थ विकास और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किसमें जोड़ा गया, वो 39 आर्टिकल में जोड़ा गया। और समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता 39 ए में जोड़ा गया। और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाया गया वो था 43 ए के तहत। और 48 ए में अनुच्छेद में जोड़ा गया, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए जोड़ा गया। आते हैं अगले पॉइंट में कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी। राज्य में अगर कहीं राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो वहाँ एक बार में 6 माह से 1 साल तक क्या है, बढ़ोतरी की जा सकती है। ये प्रावधान जोड़ा गया। अगला इसमें जोड़ा गया, केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो है तो 5 विषयों को राज्य सूची से क्या किया गया, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। उन 5 विषयों के बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन से 5 विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में शामिल किया जा रहा है। तो वो है, एक तो था शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, वन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण को, नाप-तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन का जो प्रावधान राज्यों को दिया गया था, उन्हें किस में शामिल कर दिया गया, समवर्ती में। समवर्ती का मतलब है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कानून का निर्माण कर सकती हैं, ऐसे प्रावधानों को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वें के बाद जब अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है, वो होता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्या हुआ था जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। और उसी दौरान क्या हुआ, बड़े लेवल पर संविधान में परिवर्तन किए गए थे। फिर उन परिवर्तनों को वापस से स्थायी बनाने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है, जो कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा परिवर्तन किए गए, उनको वापस से फिर इंक्लूड कर दिया जाता है, किनके द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। इन प्रावधानों को आप पढ़ते हैं कि जो मौलिक अधिकार
की सूची में संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, उसे क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया और उसको कहाँ शामिल कर दिया गया, अनुच्छेद 300A के तहत। तो इंदिरा गांधी सरकार में क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था, जो कि आर्टिकल 31 में था। उससे जब मोरारजी देसाई सरकार आई, तो उन्होंने कानूनी अधिकार का उसे दर्जा दिया और 300A के तहत शामिल कर दिया गया अनुच्छेद ए में। नेक्स्ट आते हैं, एक विशेष प्रावधान के बिना सेंसरशिप के संसद और राज्य विधायिकाओं में कार्रवाई की स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने के लिए मीडिया के अधिकार की गारंटी दी गई। आपातकाल की घोषणा से संबंधित संशोधन। आपातकाल से आपातकाल से जुड़े हुए प्रमुख संशोधनों को उसमें क्या-क्या परिवर्तन किए गए, ये सुनिश्चित करने के लिए शक्ति को उचित प्रयोग किया जाता है। आपातकाल की घोषणा तभी जारी की जा सकती है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा, युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। आंतरिक अशांति जो सशस्त्र विद्रोह की ओर ले जाती है, इस उद्घोषणा जारी करने का आधार नहीं माना गया। इसका जो मूल सार है ये है कि जब भी भारत में कोई युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होगा, उस दौरान क्या होगा, आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन जो एक पहले संविधान में संशोधन था, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल जो लगाने का प्रावधान किया गया था, उसे हटा दिया गया। अब आंतरिक अशांति के आधार पर क्या होगा, देश में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो आपातकाल देश युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन स्थितियों में ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मेन मेन मोटिव इसका ये था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये जोड़ा गया कि कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह के आधार पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कैबिनेट की सलाह नहीं ली थी, उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को जाकर ये कह दिया था कि आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। इसलिए इसमें क्या किया गया, एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि जो कैबिनेट की सलाह होगी वो क्या है, लिखित आधार पर ही जब राष्ट्रपति को दी जाएगी तभी आपातकाल की घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये इंक्लूड किया गया कि इसके अलावा आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने की अवधि के भीतर, जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी, उसके 1 महीने के भीतर क्या किया जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से उसको पारित भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी कोई भी उद्घोषणा केवल 6 महीने की अवधि के लिए लागू होगी और केवल उसी बहुमत से पारित प्रस्तावों द्वारा ही जारी रखी जा सकती है। कि अगर कभी भी आपातकाल की घोषणा होती है, तो उसे सिर्फ 6 महीने तक के लिए लागू किया जाएगा। लेकिन अगर फिर आगे भी उसको अगर बढ़ाना है आगे, तो फिर से उस प्रावधान को राष्ट्रपति से को लिखित सलाह देनी होगी कैबिनेट के द्वारा और फिर उसको क्या होगा, संसद के द्वारा पारित करना होगा, फिर तब उसको जारी रखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल में तो परिवर्तन किए ही गए संबंधित, साथ में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए, जैसे कि लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल 5 से 6 वर्ष का कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उसे अब 5 वर्ष के लिए फिर से कर दिया गया। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियों को कम किया गया था, उन्हें वापस से बहाली कर दी गई, वापस से पुरानी स्थिति में ले दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावी विवादों को तय करने की अदालत को जो छीनने वाले प्रावधान थे, उन्हें वापस से क्या है, न्यायालयों को प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये था, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सशस्त्र विद्रोह शब्द को परिभाषित किया गया कि जो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होगी, वो आंतरिक अशांति वाली स्थिति में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि दल बदल विरोधी जो कानून था, उसे एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 52वें में, जो कि किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से। जो भी नेता क्या करते हैं, एक दल से दूसरे दल में ट्रांसफर होते रहते हैं, वो क्या किया गया कि दल-बदल को रोकने के लिए, जैसे कि कोई भी संसद का हो या कि विधानमंडल का, अगर कोई सदस्य है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी क्या होगी, सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ये जो संबंधित कानूनों के प्रावधान थे, वो जोड़े जाते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। और उस समय की सरकार थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये परिवर्तन किए गए।
नेक्स्ट आता है 61 संविधान संशोधन 1989। ये भी राजीव गांधी सरकार में ये संशोधन अधिनियम किया जाता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की जो आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, उससे बड़ा घटाकर किसने कर दी गई 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट संशोधन अधिनियम है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में, जिसमें क्या किया गया था कि SC/ST के लिए जो पहले एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था, उसमें अब क्या किया गया कि SC/ST जनजातियों के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाती है। तो बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना SC/ST के लिए कब की जाती है? तो की जाती है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया जाता है। विशेष दर्जा इसमें ये कि दिल्ली में जो विधानसभा है, उसमें 70 सदस्यीय विधानसभा होगी और उसमें जो विधानसभा है, उसकी जो सदस्य संख्या उसका 10% क्या होंगे, इसमें मंत्री होंगे। इसमें 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है 1992 में, जिसमें क्या होता है 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में वापस से शामिल किया जाता है, जिसमें आधिकारिक भाषाओं की जो कुल संख्या थी वो बढ़कर कितनी हो जाती है 18 हो जाती है। इसमें 71वें संविधान संशोधन में कौन-कौन सी हैं? 3 भाषाएँ हैं, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसके लिए ट्रिक आप याद रखिएगा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक जो ये 3 भाषाएँ हैं, वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती हैं और जिससे क्या हो गई इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 18 हो जाती है। नेक्स्ट आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसमें क्या है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज को क्या है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है और संविधान में नया भाग जोड़ा जाता है 9 और अनुसूची कौन-सी जोड़ी जाती है? अनुसूची जोड़ी जाती है 11वीं। नेक्स्ट आ जाता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का, जिसमें 73वें में क्या किया गया था? पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। साथ में 74 में कर दिया गया शहरी जो स्थानीय निकाय था, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनके लिए नया भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें में और 74 में जोड़ी जाती है 12वीं अनुसूची। उसमें 9वें भाग में इंक्लूड किया गया था, इसे 9A में शामिल किया गया 74 में शहरी स्थानीय निकायों को। नेक्स्ट आ जाता है प्रावधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। तो अगले स्लाइड में आ गए हैं। पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें क्या किया गया था, जो शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था और इसे किस में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया था। ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। और साथ में इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया था 86वें में कि जो मौलिक कर्तव्य थे कि माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएँ। तो इसके मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है 86वें के तहत। अगला आ जाता है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 88वां संविधान संशोधन 2003 में क्या है कि अनुच्छेद 260A के तहत सेवा कर को प्रावधान किया गया। संघ द्वारा लगाया जाने वाला सेवा कर तथा संघ और राज्य द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर। 88वां संशोधन अधिनियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें आप ये याद रखिएगा कि ये जो है कर से संबंधित संशोधन अधिनियम है। नेक्स्ट आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का, ये इम्पोर्टेंट संशोधन है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित होता है और इसमें कुल 4 भाषाओं को क्या है आधिकारिक भाषाओं जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया जाता है।
इसमें से इसकी ट्रिक याद रखिएगा, BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली BDMS, जो कि 4 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की जा रही हैं। नेक्स्ट आता है 95वां संशोधन अधिनियम 2009। 95वां संशोधन अधिनियम 2009 में पारित होता है, जिसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए जो विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की अवधि के लिए 2020 तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 234 है, उसके अंतर्गत लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में SC, ST और साथ में एंग्लो इंडियन के लिए क्या है, विशेष प्रतिनिधित्व अर्थात इसमें आरक्षण दिया गया है। तो उसको क्या किया गया, 2009 में ये संशोधन करके 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, 2020 तक के लिए। फिर 20 में भी फिर से संशोधन किया गया है, जिसमें क्या किया गया है, 10 साल और बढ़ा दिया गया। तो ये 10-10 साल के लिए क्या होता है, बढ़ता रहता है। जबकि 2020 में क्या होगा, जब संशोधन होगा तो एंग्लो इंडियन के लिए ये समाप्त भी कर दिया गया, तो उसको अभी पढ़ेंगे अगले संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट आ जाता है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 97वां संशोधन अधिनियम 2011, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सहकारी समितियों को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला, तो वो था 97वें संविधान संशोधन 2001 में। इसमें क्या किया गया, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 19 के साथ शामिल किया गया। साथ में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति निर्देशक का सिद्धांत 43B जोड़ा गया, और साथ में ही सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग 9B भी जोड़ा गया। तो आ जाते हैं अब अगले स्लाइड में, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो ये 100 संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है 2015 में किया जाता है, जिसमें भारत बांग्लादेश के जो भूमि के सीमा का समझौता होता है। कुछ क्षेत्रों क्या होता है, बांग्लादेश को भारत की तरफ से दिया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों क्या है, बांग्लादेश से भारत को लिया जाता है। तो उसी से संबंधित क्या है, ये संशोधन होता है। इसी संविधान की प्रथम अनुसूची में जो 4 राज्य थे, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में फिर संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट आता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2016 में पारित होता है, और इसमें क्या है, GST को लागू किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है कि GST को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया जा रहा है, तो वो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट आ जाता है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत जो OBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। OBC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया, तो वो था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संशोधन अधिनियम पारित होता है 2019 में, जिसमें क्या है, EWS के लिए एक अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाता है 10%। 10% आरक्षण का प्रावधान किसके लिए, EWS, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट आ जाता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। 104वां संशोधन अधिनियम 2020 में पारित होता है, जिसको हमने भी 2009 में जो संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, उसकी बात कर रहे थे कि 10 साल के लिए क्या किया गया था, लोकसभा, राज्य विधानसभा, SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए जो 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में भी इनके लिए 10 साल और बढ़ा दिया जाता है। जबकि एंग्लो SC, ST के लिए तो बढ़ाया जाता है 10 साल और, लेकिन जो एंग्लो इंडियन था, इनके लिए समुदाय की आरक्षित सीटें हटा दी गई, क्योंकि ये कहा गया कि जब एंग्लो इंडियन की जो अब समुदाय की संख्या है, वो बहुत घट गई है और इनकी संख्या बहुत ही कम है। नेक्स्ट आता है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2021 में पारित होता है, इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित राज्य सत्ताओं की बहाली से संबंधित है। अब एक नेक्स्ट और लास्ट संविधान संशोधन अधिनियम आ जाता है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि अभी ये जो है, महिलाओं को 1/3 राज्य विधानमंडल हो या कि संसद हो, विधानमंडल या कि संसद, वहाँ क्या है, 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने जितने भी संविधान संशोधन थे, उन सभी को अच्छे से इंक्लूड किया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।